हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डील करेंगे यूनिट 4 फार्माकोलॉजी बीएससी नर्सिंग की, जिसका यूनिट का नाम है ड्रग एक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 4, जिसके अंदर हम डील करेंगे एंटीट्यूसिव ड्रग्स की। एंटीट्यूसिव ड्रग्स क्या होती है, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि एंटीट्यूसिव जो ड्रग्स होती हैं वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सूखी खांसी होती है या फिर ऐसा कफ जो आपको इरिटेट करता है, तो ये क्या करती है, जो कफ होता है उसको सप्रेस करती है या फिर उसे रिलीव करने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, जो अपना मेडुला ओब्लंगेटा होता है ब्रेन के अंदर, उसमें जो कफ सेंटर प्रेजेंट होता है तो उस पर एक्ट करती है, जिससे क्या होता है कि जो सूखी खांसी है उसमें अपने को हेल्प मिलती है। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में आती है एंटीट्यूसिव आर द ड्रग्स दैट सप्रेस और रिलीव कफ, मेनली ड्राई इरिटेटिंग कफ बाय एक्टिंग ऑन द कफ सेंटर इन द मेडुला और पेरिफेरली ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है कि जो एंटीट्यूसिव ड्रग्स होती हैं वो ड्रग्स होती है जो कफ को सप्रेस करती है या उसे रिलीव करने में हेल्प करती है। जो ये एंटीट्यूसिव होती है, ये क्या करती है, जो मेडुला ओब्लंगेटा होता है उसके अंदर जो अपना कफ सेंटर प्रेजेंट होता है तो उस पर ये एक्ट करती है, और जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें ये पेरिफेरली एक्ट करके क्या करती है, जो अपनी सूखी खांसी है उसमें अपने को हेल्प करती है। और ये क्या करती है कि जो अपने आने वाले टाइम में जो कफ का प्रोडक्शन होता है तो उसको भी सप्रेस कर देती है। मतलब जो सूखी खांसी होती है तो उसको तो कम करती है, उसके साथ में सूखी खांसी को गीली खांसी के अंदर बदलने नहीं देती। तो ये था हमारी डेफिनेशन। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन में जो एंटीट्यूसिव ड्रग है उसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है सेंट्रल एक्टिंग, सेकंड है पेरिफेरल एक्टिंग। सेंट्रल एक्टिंग में फर्स्ट ड्रग आती है अपनी ओपोइड्स में के एग्जांपल हैं कोडीन और फॉलकोडीन। और जो नॉन ओपोइड ड्रग्स होती है उनके एग्जांपल हैं डेक्स्ट्रोमेथोप्रान और नोस्केपिन। फिर आती है अपनी पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग, जिसमें फर्स्ट आती है लोकल एनेस्थेटिक्स, जिसमें आती है बेंजोनेटेट। सेकंड आती है अपनी स्मूथिंग एजेंट्स, जिसमें आता है हनी, ग्लिसरीन, डिमोल्सेंट्स। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। उसके बाद में बात करते हैं इन क्लासिफिकेशन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि ये जो ड्रग्स होती है ये कैसे बॉडी के अंदर वर्क करती हैं। फर्स्ट बात करें फर्स्ट क्लासिफिकेशन की, सेंट्रल एक्टिंग एंटीट्यूसिव ड्रग्स जो होती है वो कैसे एक्ट करती है बॉडी में। तो ये क्या करती है, सेंट्रल एक्टिंग एक्ट ऑन द कफ सेंटर इन मेडुला, सप्रेस कफ रिफ्लेक्स। तो जो सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स होती है वो क्या करती है, जो अपना ब्रेन के अंदर मेडुला होता है तो उस पर क्या होता है, कफ सेंटर होता है वो प्रेजेंट होता है, तो ये उसके ऊपर वर्क करती है, जिससे क्या होता है कि जो कफ रिफ्लेक्स यानी पेशेंट के अंदर कफिंग की कंडीशन बन रही है तो उसको ये सप्रेस कर देता है। फिर सेकंड आता है पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स, डिक्रीज इरिटेशन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिड्यूस कफ। तो जो पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग होती है उनको लेने से क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर जो इरिटेशन हो रही है तो उसको ये कम करती है, जिससे क्या होता है जो कफ है उसका प्रोडक्शन कम होता है बॉडी में। फिर आता है इंडिकेशंस कि किन किन कंडीशंस के अंदर अपन एंटीट्यूसिव ड्रग्स हैं उनका यूज करते हैं। फर्स्ट है ड्राई इरिटेटिंग नॉन प्रोडक्टिव कफ। इसका मतलब है कि एंटीट्यूसिव ऐसी खांसी में देते हैं जिसमें कफ का प्रोडक्शन है वो नहीं होता और गले के अंदर इरिटेशन होती है, तो या फिर वो सूखी खांसी होती है उसके अंदर ही अपन इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई पेशेंट है और उसको खांसी आती है पर उसके अंदर उसको कफ नहीं निकलता, बस गला है वो खर खर करने की कंडीशन में हो जाता है और जो गला होता है उसके अंदर इरिटेशन होती है, तो वहाँ पर अपन ओनली एंटीट्यूसिव ड्रग्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। फिर आती है टू गिव कंफर्ट इन कफ इंटरफेयरिंग विद स्लीप। तो ऐसी कंडीशन की जब खांसी है वो इतनी तेज़ हो जाए कि नींद भी पेशेंट को नहीं आने दे, तो अपन एंटीट्यूसिव ड्रग्स का यूज करते हैं, जिससे जो पेशेंट होता है वो इजीली आराम से सो सके। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई भी पेशेंट है और उसको रात भर खांसी आ रही है जिसके कारण वो सो नहीं पा रहा है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको एंटीट्यूसिव ड्रग्स देते हैं, जिससे पेशेंट है उसको इजीली नींद आ सके, क्योंकि ये जो कफ रिफ्लेक्स होता है उसको कम कर देती है, जिससे पेशेंट है उसके अंदर इरिटेशन नहीं होती और वो इजीली सो सकता है। फिर आते हैं बिफोर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स लाइक ब्रोंकोस्कोपी।
तो जो एंटीट्यूसिव ड्रग्स होती है वो कुछ मेडिकल प्रोसीजर से पहले पेशेंट है उसको खांसी रोकने के लिए अपन देते हैं, ताकि जो प्रोसीजर है वो स्मूथली तरीके से हो सके। फॉर एग्जांपल ब्रोंकोस्कोपी से पहले जो भी पेशेंट होता है उसको जो डॉक्टर होता है वो एंटीट्यूसिव ड्रग्स है वो प्रेस्क्राइब करता है, ताकि प्रोसीजर के दौरान पेशेंट है उसको खांसी नहीं आए और डॉक्टर है वो ईजिली जाँच कर सके। फिर आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स कि एंटीट्यूसिव ड्रग्स होते हैं उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कॉन्स्टिपेशन, जो अपनी ओपोइड ड्रग्स होती है जो सेंट्रली एक्ट करती है, तो उनका ये एक साइड इफ़ेक्ट होता है ओपोइड ड्रग्स का। एंटीट्यूसिव लेने से कॉन्स्टिपेशन के चांस बढ़ जाते हैं। अगर कोई भी पेशेंट है वो कोडीन या फॉल कोडिंग जैसी ओपोइड ड्रग या फिर कफ सिरप ले रहा है तो उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है। सेकेंड है ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस का मतलब है कोई पेशेंट है उसको एंटीट्यूसिव जो ड्रग है वो लेने के बाद में नींद या फिर सुस्ती महसूस हो सकती है। थर्ड है डिजीनेस। डिजीनेस में क्या होता है कि कोई भी पेशेंट है या फिर कुछ पर्सन्स होते हैं जिनमें जो एंटीट्यूसिव लेने के बाद में उनको हल्के से चक्कर आ सकते हैं। डिजीनेस के बाद में आता है फोर्थ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में क्या होता है कि एंटीट्यूसिव ड्रग्स अपन लेते हैं तो ये क्या करती हैं, जो अपने रेस्पिरेटरी रेट है तो उसकी गति को स्लो कर देती है। फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट है वो इनकी ज़्यादा डोज ले लेता है एंटीट्यूसिव ड्रग्स की, तो सांस लेने में उनको तकलीफ़ होने लग जाती है, क्योंकि ये क्या करती है जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको कम कर देती है, और ये पेशेंट है उसके अंदर डेंजरस भी साबित हो सकती है अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर ले ले तो एंटीट्यूसिव ड्रग्स को। उसके बाद में आते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग। दवाई खाने के बाद में पेशेंट को पेट में गड़बड़ या फिर उल्टी करने का मन हो सकता है। फिर आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि किन किन कंडीशंस के अंदर अपन एंटीट्यूसिव जो ड्रग्स होती है उनका यूज नहीं कर सकते, जिसमें फर्स्ट आता है प्रोडक्टिव कफ बिकॉज सिक्रेशंस में गेट रिटेन्ड। तो प्रोडक्टिव कफ के अंदर अपन इनका यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर खांसी के अंदर कफ आ रहा है तो जो एंटीट्यूसिव होती है अगर अपन उनको ले लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो म्यूकस होता है उसको बाहर निकलने से रोक देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो म्यूकस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही जमा हो जाता है और पेशेंट है उसकी रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो जाती है और उसको सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। इसलिए अपन प्रोडक्टिव कफ के अंदर इसका यूज नहीं करते, इसका यूज अपन मोस्टली सूखी खांसी को ट्रीट करने में करते हैं। प्रोडक्टिव कफ के अंदर अपन मोस्टली एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज करते हैं, जिसकी मैंने प्रीवियस क्लास ली है तो आप उसको देखें। सेकेंड आता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा या फिर COPD जैसी सांस की गंभीर बीमारियां हो तो उनको अपन एंटीट्यूसिव ड्रग्स है वो प्रीफर नहीं करते, क्योंकि ये क्या करती है जो अपना रेस्पिरेटरी रेट है या फिर यानी कि अपन नॉर्मली 16 ब्रीथ करते हैं पर मिनट, तो ये उसको कम कर देती है, जिससे जो पेशेंट होता है वो सांस लेने में तकलीफ़ महसूस करता है। उसके बाद में थर्ड आती है चाइल्ड बिलो 6 ईयर। 6 साल के छोटे बच्चों के अंदर अपन एंटीट्यूसिव ड्रग्स का यूज नहीं करते, मोस्टली कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथोर्पन इनका यूज अपन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका लीवर किडनी मैच्योर नहीं होते, तो इनका अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, इसलिए अपन इन ड्रग्स को प्रेफर नहीं करते हैं छोटे बच्चों में। तो ये थे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। उसके बाद में आते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कि नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एंटीट्यूसिव ड्रग्स देने में। फर्स्ट है असेस द टाइप ऑफ कफ। जो नर्स है उसको कफ का टाइप पता होना चाहिए कि पेशेंट उसको सूखी खांसी आ रही है, इरिटेट हो रहा है गले के अंदर, या फिर उसको खांसी के साथ कफ आ रहा है, तो नर्स को ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रग्स है वो अपन ओनली सूखी खांसी के अंदर ही दे सकते हैं, ऐसी खांसी में नहीं दे सकते जिसके अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता हो। तो ये क्या करती है, अगर उस खांसी में अगर अपन इसे दे देते हैं तो ये क्या करती है, जो अपना म्यूकस है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही जमा कर देती है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। सेकेंड है नॉट बी यूज्ड इन प्रोडक्टिव कफ। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो खांसी होती है जिसके अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन होता है उसके अंदर अपन इसका यूज नहीं करते, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही उसे जमा कर सकता है। थर्ड है एजुकेशन पेशेंट अबाउट सेडेशन एंड अवॉइड ड्राइविंग हैवी वर्क। जो भी पेशेंट होता है उसको अपने को बताना चाहिए कि अगर आप ये मॉर्फिन और कोडीन जैसी ड्रग्स लेते हो तो उससे क्या हो सकता है, उससे आपको नींद आने के चांसेज हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये ड्रग्स लेने के बाद में आप ड्राइविंग मत करो या फिर कोई भी हैवी लिफ्टिंग का काम आपको नहीं करना चाहिए। फिर आता है मॉनिटर फॉर कॉन्स्टिपेशन।
पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन है, नर्स को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि जो ओपियोइड्स ग्रुप वाली ड्रग्स पेशेंट लेता है तो उससे उसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिल सकती है। फिर एनकरेज हाइड्रेशन, तो जो नर्स है वो पेशेंट को एनकरेज करती है कि आपको रोज़ाना बहुत बढ़िया तरीके से पानी पीना है, आपको पानी पीने या फिर फ्लूइड पीने के अंदर किसी भी प्रकार की ढील नहीं देनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक के मैंने आपको बढ़िया वे के अंदर इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आज हमने देखा कि एंटीट्यूसिव ड्रग्स है वो क्या होती है, इनकी डेफिनेशन, इनके क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके यूजेज, साइड इफ़ेक्ट, इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन और लास्ट में अपन ने देखे कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक और ड्रग के साथ। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 5 लेके आऊँगा, जिसके अंदर अपन म्यूकोलाइटिक ड्रग्स जो होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें, या फिर आपका कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपके पास उसके नोट्स नहीं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 के साथ, म्यूकोलाइटिक ड्रग्स के साथ।